Hello, dear students. Again, I welcome you all in our digital session, and also I would like to welcome in this social science lecture. So, as we know, we ended our session, our last lecture, at here this topic features of developing economy, and we just started the unit number 15 economic development in our previous section, right, in our previous lecture. And the last topic of the previous lecture was features of developing economy. We understand the various features which the developing economy have, like the capital income is less, majorly all the major populations is dependent on agriculture. Third one, importing majorly agriculture goods, unequal distribution of income, unemployment, poverty, and etc. So after the completion of this topic, I am going to start a new topic today: economic and non-economic activities. So before studying about Indian economy, let us understand what is economic and non-economic activities. इकोनॉमिक भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और नॉन इकोनॉमिक यानी कि बिन आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इट मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. मतलब कोई भी कमोडिटीज यानी कि वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो उसके बदले में अगर हम पैसे देते हैं, उस सुविधा के बदले में, उस चीज़ के बदले में अगर हम पैसे देते हैं या तो उससे पैसे अर्न करते हैं यानी कि हम उससे पैसे वसूलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई सुविधा हो. जैसे कि हम इंटरनेट पैक एक्टिवेट करवाते हैं अपने मोबाइल के ऊपर 149 रुपये दे के, तो जो हम 149 रुपये उनको दे रहे हैं मीन्स वी आर स्पेंडिंग मनी, ओके, ऑन दी सर्विस, नॉट ऑन दी प्रोडक्ट. वी आर परचेजिंग इंटरनेट. हमें कोई विजिबल चीज़ मिल रही है क्या? नहीं. वी गेट द इंटरनेट पैक विच इज़ नॉन विजिबल, ओके, जो कि एक सर्विस है, जो कि एक सुविधा. तो हमने मनी को स्पेंड किया, और जिस कंपनी को हम मनी दे रहे हैं, सपोज हम जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं. So the Jio company, if you think from the Jio company side, that Jio will earn 150 rupees. Okay, Jio will earn 150 rupees in front of your internet pack. So this is called economic activity. टिक मार्क करिएगा सभी लोग यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहली लाइन को पूरी की पूरी. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज ऑफ फार्मर, एन आर्टिसन, a businessman, a teacher, etc. are included in economic activity. कोई किसान हो, अपनी फसल बेच के वो पैसे कमाता है, और कोई फसल ले के उसको यूज़ करता है. आर्टिशन यानी कि कोई कलाकार हो, तो वो मनोरंजन करवा के लोगों के पास से पैसे वसूलता है. कोई बिजनेसमैन हो, कोई धंधादारी इंसान हो, तो वो भी अपना बिजनेस करके लोगों के पास से मनी लेता है. टीचर हो, कोई टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो अपनी सर्विस दे के, मतलब अच्छी पढ़ाई बच्चों को करवा के उनके पास से काम लेके मनी अर्न यानी कि पैसे कमा सकता है. सो ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ सेकंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम. ऐसी प्रकार की प्रवृत्तियां कि जिसका उद्देश्य पैसे कमाना सिर्फ ना हो, और रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली, या तो कोई अलग तरीके से कोई भी चीज वस्तुएं लेना ना हो, ऐसी प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेट अस अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, नर्चरिंग अ चाइल्ड बाय द मदर. एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर कैन बी आइडेंटिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी कि कोई माता जो हो अपने बच्चे का ख्याल रखती हो, उसको पोषण देती हो, तो क्या वो उसके बदले में पैसे मांगेगी या तो कोई सुविधाएं मांगेगी? नहीं. देयर इज अ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. सेकंड थिंग, अगर हम सोशल एक्टिविटीज है यानी कि सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमने 5 जून जब विश्व पर्यावरण दिवस हो, तभी उस टाइम पे हम क्या करते हैं? ट्री प्लांटेशन करते हैं. तो ट्री प्लांटेशन के टाइम
हम क्या पैसे उसमें से कमाने का कोई एक स्वार्थ रखते हैं? नहीं रखते ना. इट इज फॉर अ गुड कॉज, इट इज फॉर द environmental benefit. So that kind of activities which is not aimed at the income or any kind of indirect income, it is called non-economic activities. So these are the two types of activities. First is economic कि जिसका उद्देश्य पैसे कमाना हो, और दूसरी नॉन इकोनॉमिक कि जिसका उद्देश्य पैसे कमाने का ना हो. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी. Structure of Indian economy. Various occupations and economic activities are classified in 3 sections. भारत के अंदर अलग अलग occupations यानी कि होद्दे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है आर्थिक प्रवृत्तियां, उसको 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है. ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है आपका प्रोफेशन, आपके पास कौन सा डेजिग्नेशन है. आप टीचर हो, आप फार्मर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप वर्कर हो, आप सुपरवाइजर हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, यानी कि आपका कोई डिजिग्नेशन हो, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस. हियर दिस 3 सेक्टर्स आर मेंशन्ड ऑलरेडी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर. ओके. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. मतलब इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल स्ट्रक्चर. कॉमर्शियल स्ट्रक्चर कहा जाता है. ऑल दिस 3 सेक्शंस एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन देम मे बी डिस्कस्ड एज फॉलोस. मतलब नीचे यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, यानी कि पशुपालन के रिलेटेड जो भी हम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो या पोल्ट्री फार्म हो या तो फिशरीज हाउस हो, कोई भी हो. कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, poultry farm, collection of forest products, mining of raw materials, etc. are included in primary sector section. यानी कि प्राथमिक सेक्टर के अंदर किन किन प्रोफेशंस का, किन किन बिजनेसेस का इंक्लूडेशन होता है. तो उसमें सबसे पहले, दूसरे और तीसरे जो मैंने आपको कहा, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया, कि हम अगर कोई भी एनिमल का रियरिंग करें, वो भी बड़े तौर पे, और उसके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं खड़ी करें, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्रीडिंग एंड रियरिंग. उसके बाद पोल्ट्री फार्म है, कैटल ब्रीडिंग है, फिशिंग है, ये सारी चीज़ें आ गई. ठीक है. कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जंगल में उगने वाली जो औषधियाँ है, उसमें से मिलने वाले, जो इंसेक्ट्स में से मिलने वाला जो एक्सक्रेटा होता है, यानी कि रस होता है, उसका कलेक्शन. माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि मिनरल्स, जो हमें ज़मीन में से अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, उसकी खदान करना हो, तो इन सारी चीज़ों का समावेश प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता है. ये सभी आपको याद होने चाहिए. ये लाइंस टिक मार्क कर लेना, कैटल रियरिंग से लेके ये पूरा. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर. स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. यानी कि स्मॉल और लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रियाँ है, उसका समावेश सेकेंडरी सेक्टर के अंदर होता है. फैक्ट्रियाँ सभी आ गई, कंस्ट्रक्शन भी सभी आ गए, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस एंड वाटर सप्लाई के जो भी यूनिट्स होते हैं, गैस सप्लाई करने वाली कंपनियाँ, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ, इन सारे विभागों का समावेश किस में होता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. ठीक है. दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज्ड एज इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू गिनेटिक मशीन्स. इन सारी चीज़ों का समावेश जिसमें होता है, उसे बड़े अगर मैं एक वर्ड में ही क्लासीफाई करूँ तो उसे कहा जाता है उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रियाँ, कि जिसके अंदर छोटी सी पिन से लेके बहुत ही जायंट मशीनें बनाने की क्षमता है. थर्ड, सर्विस सेक्टर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and entertainment are included in this sector. अलग अलग प्रकार की सर्विसेज इसके अंदर समाविष्ट होती है. सर्विसेज सेक्टर. सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है? सर्विस अगर मैं आपको सिंगल वर्ड में समझाऊं तो ऐसी चीज़ है कि जो नॉन विजिबल होती है. मतलब आप जिस चीज़ के लिए पैसे देते हो, तो उसके रिटर्न में आपको सर्विस मिलती है. मतलब आप कहीं होटल में जाओ तो होटल में आपको खाना मिलता है, लेकिन हम एक पहलू और है जिसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, सर्विस. यानी कि कितनी जल्दी हमें खाना मिला,
कितने मिनट में हमें खाना मिला, खाने के अंदर किस तरीके से परोसा गया, तो ये इसे क्या कहते हैं, सर्विस। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग और इंश्योरेंस, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एयरवेज में अगर आप कहीं पे प्लेन में बैठ के जा रहे हो, सपोज राजकोट से बम्बई गए आप, तो उसमें आपने टिकट परचेज की, प्लेन में बैठे, मुंबई उतर गया, आपको क्या मिला रिटर्न में, कुछ भी नहीं। आपने जो पैसे दिए प्लेन की टिकट के लिए, उसने आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया, मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद इन योर हैंड आफ्टर द सर्विस कंप्लीशन। ओके, सो सर्विस इसे कहते हैं कि जो नॉन विजिबल चीजें हो। तो इन सारी सेक्शंस का समावेश होता है वो सर्विस सेक्टर के अंदर होता है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर का प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और राष्ट्रीय आवक जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। However, as there is rise in economic development, significance of primary sector decreases in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases. लेकिन कुछ भी करके अगर कोई भी राष्ट्र की आर्थिक तरीके से वृद्धि हो, यानी कि आर्थिक समृद्ध होता जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री का होता जाए, तो सिग्निफिकेंटली मतलब देखते तौर पे प्राइमरी सेक्टर का प्रभुत्व कम होता जाता है और इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता जाता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि खेत की हालत यानी कि खेती, फार्मिंग, जिसमें से हमें मैक्सिमम इनकम जनरेट होती है, वो अभी साइड ट्रैक पे है और मेजर फोकस गवर्नमेंट्स का भी उद्योगों के ऊपर होता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज का महत्व ज्यादातर होता है, क्यों? बिकॉज इट शोज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, उत्पादन करना, उसको असर करने वाले फैक्टर्स। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर, यानी कि कुदरती संसाधन जितने हमारे पास अवेलेबल है उसकी मदद से, और लेबर यानी कि जो श्रम हमारे पास अवेलेबल है, इंसानों के रूप में हमारे पास जो लेबर अवेलेबल है, उसमें से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, अलग अलग कई सारे साधन हैं उत्पादन के, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एक है लैंड, ज़मीन, दूसरा है कैपिटल यानी कि पैसे, तीसरा है लेबर यानी कि इंसानों की तादाद, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इन तीनों चीज़ को संभाल के रखने वाला एक इंसान। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो बिजनेस चला रहा हो वो इंसान, प्रोडक्शन को जो चला रहा हो वो अथॉरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। In normal sense, land is the upper layer of surface of earth. As we know, we already discussed it in the 8th unit. But in terms of economics, land means different type of natural resources, which includes forest, rivers, mountains, minerals present in the interior of the earth, metal, etc. present on the earth's surface. Here, in this factors of production, the first factor, land, means the available products from the earth is called land. Land means सिर्फ ज़मीन नहीं, ज़मीन के ऊपर जितनी, ऊपर और नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माउंटेन हो, नदियाँ हो, फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, कोल हो और मेटल कोई भी मिले, उन सारी चीज़ों का समावेश किसके अंदर होता है, लैंड के अंदर। Thus, land is natural tool for production. इसलिए ज़मीन जो है वो एक कुदरती स्रोत, एक कुदरती साधन है उत्पादन करने का, प्रोडक्शन करने का। सेकंड, कैपिटल। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। कैपिटल यानी कि इंसानों के द्वारा निर्मित जो भी टूल्स, साधन होते हैं,
इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, घर, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका समावेश किसके अंदर होता है? कैपिटल के अंदर। लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। लेबर का मतलब क्या होता है? मानसिक या तो शारीरिक काम करके उसमें से पैसे कमाना। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से एकमात्र जीवित जो चीज़ है वो एक लेबर है प्रोडक्शन के लिए। वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड लेबर। लेबर के अंदर किस किस का समावेश होता है? किसान, मजदूर, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस, इन सभी का समावेश किसके अंदर होता है? लेबर की जो सर्विस देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु efficiently combines the three factors of production, land, capital and labor, is called entrepreneur. In other words, we can say it businessman. जो पर्सन efficiently इन तीनों चीज़ों का, जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उन तीनों के तीनों फैक्टर्स का इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन और उसका हैंडलिंग करता हो, उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। The process of coordinating the three factors of production in profit making process is called entrepreneurship. इन तीन साधन का कोऑर्डिनेशन करना मतलब संकलन करना, और उसमें से प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस जो है प्रोडक्शन की, वो डेवलप करना या तो उसको चलाना, उसे क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो दिस आर दी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप that you understand it very well. तो आज हम हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ तक रखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।